हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मनिर्भर क्लासेज में। जैसा कि अपन लेसन 2 पढ़ रहे थे, लेसन 2 में अपन सूक्ष्म जीवों के लाभ हानि यानी कि मित्र सूक्ष्म जीव और अपने शत्रु सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सबसे पहला जो अपना था वो अपन पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीवों के लाभ यानी कि मित्रवत जो सूक्ष्म जीव है अपने, उनका अपन अध्ययन कर रहे थे। उनमें से कुछ बिंदुओं का अपन ने अध्ययन कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। अब अगला जो अपना बिंदु है वो है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग क्या होते हैं वो हमको जानने। औषधि का मतलब जैसा कि हम जानते हैं, औषधि का उपयोग हम करते हैं किसी भी रोग के लिए। जब हम किसी दवाई को लेते हैं तो उसको हम औषधि बोलते हैं। तो औषधियाँ किस प्रकार सूक्ष्म जीवों से तैयार की जाती है उसका अध्ययन अपन इस बिंदु में करेंगे। सबसे पहले औषधि उपयोग है क्या, आखिर किस प्रकार हम इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों का औषधि के रूप में करते हैं। तो सबसे पहले जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा कई प्रकार के प्रतिजैविक यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक तैयार किए जाते हैं जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने से रोकते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे हम कई प्रकार के प्रतिजैविक पदार्थ तैयार करेंगे या एंटीबायोटिक पदार्थ तैयार करते हैं जो कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने से रोकते हैं। तो इन पदार्थों को ही हम बोलेंगे औषधियाँ या जो दवाइयाँ इंग्लिश में हम बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के केमिकल से निर्मित दवाइयाँ और जो भी मेडिकल स्टोर पर आप खाते हो, इसमें कहीं ना कहीं योगदान किसका होता है, सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। वर्तमान के समय में कई प्रकार की जो औषधियाँ हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार की जा रही है। ये औषधियाँ जो होती है ये एक प्रकार का पदार्थ या उत्पाद होती है जो सूक्ष्म जीवों से हम प्राप्त करते हैं और फिर इसी से हम विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार करते हैं। तो विभिन्न रोगों के उपचार के लिए आप जो भी पदार्थ खा रहे हो, औषधियाँ खा रहे हो, वो कहीं ना कहीं किसकी देन है, सूक्ष्म जीवों की देन है। इसमें से कुछ प्रमुख जो आपको औषधियों के नाम याद रखने हैं उदाहरण के रूप में, जैसे एक होती है पेनिसिलिन। वर्तमान में जो आपको कई बार इंजेक्शन दिया जाता है, आपने सामान्य सुना होगा पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया गया, बुखार वगैरह में ये उपयोग में आता है। एक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये आदि सामान्य औषधियाँ हैं जो हमें छोटे मोटे बुखार, सर्दी जुकाम आदि में लेनी पड़ती है। ये नाम साइंटिफिक नेम होते हैं जो कि आपको उस गोली पे लिखे हुए मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए कि औषधियाँ होती क्या है। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा कई प्रकार के प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक तैयार किए जाते हैं। ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने से रोकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं औषधियाँ, जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। फिर दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको याद होना चाहिए। आप नोट कर लो क्वेश्चन, चाहे तो क्वेश्चन आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन लिखो सबसे पहले कि जो ये अपना प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है ये किसे कहते हैं। तो सभी क्वेश्चन लिखेंगे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। तो ये प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होते हैं, ये होते क्या है, तो इसकी परिभाषा भी हम यहीं से लेंगे। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक किसे बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जो हमारी विभिन्न रोगों से सुरक्षा करते हैं वो हमारे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाते हैं। तो हम जो भी पदार्थ ग्रहण करेंगे रोग होने पर वो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहलाते हैं। तो कई बार वो सिंपल सी क्वेश्चन पूछ लेता है एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो हमारी विभिन्न रोगों से सुरक्षा करते हैं उन्हें एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहते हैं। आपने परिभाषा नोट कर ली होगी। इससे पहले आप औषधि महत्व पूरे यहाँ तक नोट करना, उसके बाद ये एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक की परिभाषा आपको नोट करते हुए आगे चलना है। नोट्स बनाते हुए चलोगे आप तो आपको आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपके सिंपल सा, चाहे तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करो। जो पेनिसिलिन औषधि है इसकी खोज किसने की थी और कैसे की थी, या किस में या किस पादप से इसकी खोज हुई थी या किस सूक्ष्म जीव से इसको बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, इसको बार बार पूछा जाता है। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर ले, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। बिल्कुल कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं बड़े बड़े रीट के, है ना, आरपीएससी के, सीटेट के आदि में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर आपको लिखना है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सन
1929 में की गई। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में की गई। और कहां से की गई? ये की गई थी पेनिसिलियम नामक कवक से। पेनिसिलियम नामक कवक से की गई थी। तो इसका पूरा आंसर आप नोट कर लेना। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सन 1929 में पेनिसिलियम नामक कवक से किसकी खोज की गई थी? पेनिसिलिन की खोज की गई थी। आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो आपको इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है आपको टीका या वैक्सीन। टीका या वैक्सीन किसे कहते हैं? तो आप क्वेश्चन वाइज भी लिख सकते हो उसको। क्वेश्चन या टॉपिक के हिसाब से चल रहे हो तो टॉपिक भी डाल सकते हो। जो क्वेश्चन बनाना चाहे वो लिख सकता है। टीका या वैक्सीन किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपने सामान्य भाषा में इसको आराम से इस शब्द को बार बार सुनते हो, टीका, टीकाकरण या वैक्सीन। और बच्चों के संदर्भ में ये बार बार सुनने को मिलता है। घर में आपके कोई छोटा बच्चा होगा तो आप जानते होंगे कि बार बार उसको कुछ ना कुछ टीके लगाने के लिए ले जाते हैं। एक माह का हो गया इसको टीका लगेगा, 2 माह का हो गया टीका लगेगा, ये 6 माह का हो गया इसको 6 माह का टीका लगेगा। तो विभिन्न टीके जो शिशु है उनको बचपन में ही लगा दिए जाते हैं और बहुत से टीके अदर एज में भी लगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये टीका या वैक्सीन होते क्या है? तो मैं आपको बता दूं, टीका या वैक्सीन ये भी हमारे सूक्ष्म जीवों की देन है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं इन सूक्ष्म जीवों को पहले निष्क्रिय मृत करके हमारे शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है। जब ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। और रोग उत्पन्न करने पर रोग उत्पन्न करेंगे तो हमारा शरीर इसके प्रति क्रिया करता है और फिर वो एक विशेष प्रकार के पदार्थ का निर्माण करेगा। उस पदार्थ से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। तो ये पूरी प्रोसेसिंग हमारी टीकाकरण कहलाती है। दोबारा समझना इसको। हमारे शरीर में निष्क्रिय या मृत सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करवा दिया जाता है और वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो हमारा शरीर रोग से लड़ने के लिए उस सूक्ष्म जीव के विरुद्ध एक प्रतिरक्षा का निर्माण कर लेता है। उस प्रतिरक्षा को हम टीकाकरण या वैक्सीन का नाम देते हैं। तो ये जो पूरी क्रिया है यही क्रिया हमारी टीकाकरण कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको शब्द यूज किया है निष्क्रिय मृत सूक्ष्म जीव। तो निष्क्रिय या मृत सूक्ष्म जीव जब प्रवेश करवाया जाता है तो ये हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं करता है। केवल ये सूक्ष्म जीव जब प्रवेश करेगा तो हमारा शरीर को लगेगा कि हमारे शरीर में कौन प्रवेश कर गया? सूक्ष्म जीव प्रवेश कर गया है। तो उस सूक्ष्म जीव से सुरक्षा के लिए हमारा शरीर एक विशेष प्रकार के पदार्थ का स्त्रवण करने लग जाता है जिससे हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे हम चलते हैं टीका या वैक्सीन की परिभाषा क्या बनेगी। तो यहाँ पे देखना, किसी रोग से सुरक्षा के लिए शरीर में मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करवाया जाता है जिससे शरीर में उस रोग के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। यह क्रिया क्या कहलाएगी? टीकाकरण या वैक्सीन कहलाती है। तो दोस्तों मतलब कुल मिला के एक नमूने के तौर पे मैं आपको उदाहरण से समझाऊं। जैसे कोई चेचक की बीमारी है तो चेचक की बीमारी में चेचक का टीका लगाया जाता है। तो जब भी कोई रोगाणु चेचक का हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में चेचक का टीके की खोज हो गई तो क्या किया जाता है कि चेचक के जो रोग कारक है उसको मृत करके या निष्क्रिय करके हमारे शरीर में पहले से ही प्रवेश करवा देंगे जिससे वो मृत है या निष्क्रिय है, जिससे रोग तो उत्पन्न नहीं होगा लेकिन हमारा शरीर उस रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा का निर्माण कर लेता है। तो जब वो प्रतिरक्षा का निर्माण हो जाएगा तो वो प्रतिरक्षा वो पदार्थ हमारे रक्त में हमेशा के लिए उपस्थित हो गया और वो हमेशा के लिए उपस्थित हो गया। तो जब भी अब भविष्य में वापस से कोई दूसरा सूक्ष्म जीव या रोगाणु चेचक का हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो वो जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है तो वो उसकी मृत्यु वही हो जाएगी, यानी कि वापस हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो टीके और वैक्सीन की खासियत ये है कि एक बार यदि इनको शरीर में प्रवेश करवा दिया तो भविष्य में कभी भी वो रोग कारक जैसे हमारे शरीर में आता है तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, हमें किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता है और ये क्रिया हमारा शरीर स्वयं कर लेगा, हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलने देगा। ठीक है, तो ये एक विशेष प्रकार की खोज थी। किसी भी इसको नोट डाउन कर लेना। किसी भी रोग से सुरक्षा के लिए मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है जिससे
शरीर में उस रोग के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। ये क्रिया हमारी टीकाकरण कहलाती है। यहाँ तक इसको आप नोट डाउन कीजिए। हाँ तो दोस्तों आपने उसको नोट डाउन कर लिया हुआ। उसके बाद अपना अगला जो है प्रश्न जो बनता है ऐसे कि टीके वैक्सीन की खोज किसने और कब की थी। तो ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। जो टीका या वैक्सीन है उसकी खोज किसके द्वारा, कौन से टीके की खोज और कब की गई थी, यानी कि सबसे पहले कौन सा टीका खोजा गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया और साथ में कब खोजा गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल सा आंसर है टीके की जो खोज की गई थी वो सबसे पहले की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर नामक जो वैज्ञानिक है इसने टीके की खोज सबसे पहले की और इसके द्वारा जो टीका खोजा गया था वो था चेचक का टीका। तो आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर ने की टीके की खोज और कौन से टीके की, चेचक के टीके की। और कब की थी, तो वो की थी 1798 में। तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए, एडवर्ड जेनर ने टीके की सर्वप्रथम खोज की, वो भी कौन से टीके की, चेचक के टीके की खोज की। और कब की, 1798 में। तो इसका आंसर आप आगे तो उतार सकते हो पूरा ऐसा कैसा। टीके की खोज सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने की, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और आपके 8वीं क्लास के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो आपको सिंपल सा नाम याद रखना है एडवर्ड जेनर। बहुत बार हम एडवर्ड जेनर और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग दो में भ्रमित हो जाएंगे। तो फ्लेमिंग में अपन को याद रखना है कि पेनिसिलिन की खोज की थी उसने, और जेनर ने जो है ये अपने की थी टीके की खोज। ठीक है, कौन से वाले टीके की, चेचक के टीके की सर्वप्रथम। ठीक है, तो टीके की खोज पूछे तो भी इसी का नाम आएगा एडवर्ड जेनर, और चेचक के टीके की पूछे तो भी इसी का नाम आएगा, क्योंकि इसने जो सबसे पहले टीका बनाया था वो चेचक का टीका बनाया था। तो दोस्तों ये अपने जो लाभदायक सूक्ष्म जीव थे यानी कि मित्रवत सूक्ष्म जीव थे, इनका टॉपिक अपने हो गया कंप्लीट। अब अपन दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अपना अगला टॉपिक है हानिकारक सूक्ष्म जीव। आप हेडिंग डाल लेना हानिकारक सूक्ष्म जीव, यानी कि अपन उनको आगे पढ़ने कि सूक्ष्म जीवों से कौन कौन सी हानियां हैं। लाभ हम पढ़ चुके हैं, अब हानि कौन कौन से सूक्ष्म जीव पहुंचा रहे हैं और किस प्रकार से हमें हानि पहुंचाते हैं वो हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें एक सिंपल सी परिभाषा है, रोगाणु या रोगजनक। तो ये ध्यान होनी चाहिए परिभाषा हमको, रोगाणु या रोगजनक किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म या कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं व पादपों में रोग उत्पन्न कर देते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। जैसे अपने घर में भी हम यूज करते हैं शब्द कि यहाँ कीटाणु है या रोगाणु है ना। तो क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीव या रोगाणु ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में क्या कर देंगे, रोग उत्पन्न कर देंगे, या हमारे में नहीं करेंगे तो किसी जानवर के शरीर में रोग उत्पन्न करेंगे, या पेड़ पौधों के शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम रोगाणु या फिर बोल सकते हैं रोगजनक कहते हैं। तो रोगाणु रोगजनक की परिभाषा हमको याद रखनी है। अब इसके आगे अपन अध्ययन करेंगे कि सूक्ष्म जीवों से कौन कौन सी हमें हानियां हैं, वो अगले वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा। आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य जो विद्यार्थी वो भी इस विषम परिस्थितियों में जब विद्यालय नहीं खुल रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। और जिन भी भैयाओं ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें। थैंक यू।